हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लियर करने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एमीटर क्या है, और इससे इन टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने से पहले हमें कुछ मटेरियल पढ़ने हैं। ठीक है, मटेरियल कैसे, जो कि आप लोगों को पता है मटेरियल दो तरीके के होते हैं कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग। एक होता है इंसुलेटिंग मटेरियल और दूसरा होता है कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, तो इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होता है इसको क्लियर कर लीजिए। कोई भी मटेरियल है, फॉर एग्जाम्पल ये प्लास्टिक है। ओके, अब क्या होता है कि हमें पता है प्लास्टिक हो या फिर आयरन हो, कॉपर हो, हर एक मटेरियल किससे बना होता है? एटम से बना होता है। तो एक एटम है, एटम का स्ट्रक्चर पता है कि हमें उसके सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं, उसके बाद में क्या होता है डिफरेंट ऑर्बिट्स रहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन्स रहते हैं, और उसके बाद में जो ऑर्बिट्स रहते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये एक दूसरे से को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस हैं। अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? अपनी साइड अट्रैक्ट करता है। मीन्स ये दोनों एक दूसरे से क्या रहते हैं? बाइंडेड रहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी से दोनों बंधे हुए रहते हैं। क्लियर है? ये प्लास्टिक की बात हो गई, ये एक इंसुलेटर है। बट अगर मैं बात करूं किसकी? कॉपर की। ठीक है, Cu कॉपर। अब अगर हम इसका एक क्या ले लें? एटम ले लें। इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स, फिर ऐसे डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये भी घूमते रहते हैं। क्योंकि जो कंडक्टर होते हैं, ठीक है, जैसे कि कॉपर एक कंडक्टर है, इनके जो एटम रहते हैं बड़े बड़े रहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जैसे गोल्ड का है, उसके एटम में 79 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो ऑर्बिट बढ़ते चले जाते हैं। बट जो इंसुलेटर है जैसे प्लास्टिक, रबर, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो इनका जो एटम रहता है उनका साइज भी छोटा होता है। क्लियर है? मेटल्स का जो एटम रहता है वो बड़ा रहता है क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वहीं पर जो इंसुलेटर है उनका एटम छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है और ऑर्बिट भी कम है। अब क्या होता है कि चाहे वो इंसुलेटर हो या कंडक्टर हो, दोनों ही केस में न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बंधे हुए रहते हैं किसी न किसी एनर्जी से, क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। पर अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं बाइंडेड इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं? बाइंडेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, क्योंकि आपस में बंधे हुए हैं, कोई भी फ्री नहीं है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन इनमें फ्री नहीं है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? बाइंडेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब क्या होता है कि जो प्लास्टिक है उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ऑर्बिट भी कम हो जाते हैं, और ऑर्बिट कम होते हैं तो बहुत पास में रहते हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फोर्स से बांध के रखते हैं, या कहें तो न्यूक्लियस के जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत ही लाडले हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ये छोड़ता नहीं है, बहुत अच्छी एनर्जी से बंधे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कहीं जाने नहीं देता है। पर अगर मैं देखूँ किसकी बात करूँ? कॉपर की। एटम बड़ा है, एटम बड़ा है, उसके कारण ऑर्बिट्स बढ़ जाते हैं, ऑर्बिट बढ़ने के कारण डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत पास में है, फिर थोड़ा सा दूर है, फिर और दूर है। ठीक है, अब दूर होता है तो उससे क्या होता है कि दूर होने से ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है दोनों के बीच में, ये धीरे धीरे कम होता चला जाता है। मैग्नेट में देखा होगा, पास में लेके जाएंगे बहुत फास्ट अट्रैक्ट करेगा, दूर रखा रहेगा तो बहुत धीरे से अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? तो ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ने के कारण ये एक दूसरे को कम फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं।
मतलब कि अगर इनको थोड़ी सी एनर्जी दे दे इलेक्ट्रॉन को तो ये इसके ऑर्बिट से निकलकर भग जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। कहाँ? मटेरियल के अंदर, एटम से बाहर। ठीक है, मीन्स ये एटम मटेरियल पूरा है, ये एटम यहां पर है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर इधर घूमने लग जाएंगे, आराम से फ्री हो जाएंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कौन सा इलेक्ट्रॉन कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो कुल मिला के बात समझ में आ गई। ये प्लास्टिक जो कि इंसुलेटर होता है, क्यों इंसुलेटर होता है? क्योंकि इनके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं? बाउंडेड रहते हैं। ये अपने इसके अंदर जितने भी एटम रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ते नहीं हैं, जाने नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी से बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स लगभग 0 होते हैं, नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते, बहुत कम रहते हैं। पर अगर मैं बात करूं कंडक्टर की, जो कि सारे मेटल्स हैं वो कंडक्टर ही होते हैं, तो ये क्या करते हैं? इनका एटम बड़ा होने के कारण बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है, मतलब दूर दूर रहते हैं इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन, तो कम फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। अब अगर इनको बाहर से थोड़ी एनर्जी मिल जाए तो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर इसे घूमने लग जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो इनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, मीन्स फ्री चार्जेस मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। क्लियर है? तो ये मेन डिफरेंस है कि इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और कंडक्टर्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने तो एक एटम की बात आपको समझाई है, पर अगर मेटल है तो उसमें मिलियन बिलियन फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्लियर है? और इनको बाहर निकलने के लिए, इससे एटम से दूर जाने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है। इतना टेम्परेचर पर किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है कि वो इसमें से निकलकर इसमें फ्रीली ऐसे घूमने लग जाते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आ गई बात समझ में आपको। मेन डिफरेंस इंसुलेटर और कंडक्टर्स में, इंसुलेटर में सारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड रहते हैं, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बाइंडेड रहते हैं, तो इसके कारण यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए इनको हम इंसुलेटर कहते हैं। वहीं पर कंडक्टर जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मीन्स जो चार्ज को इधर उधर घूमने देता है, उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। और इसी कंडक्टर की अब हमें जरूरत पड़ने वाली किसमें? इलेक्ट्रिक करंट में। क्लियर है? तो अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम एक वायर ले लेते हैं। ये एक वायर ले लिया है, थोड़ा सा जूम कर दिया है मैंने। ठीक है, बहुत बारीक वायर होता होगा, आप लोगों ने देखा होगा, लाइन के लिए, टीवी के लिए केबल जाती है, उसमें वायर रहता है, तो वायर ऐसा रहता है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना दिया है मैंने। अब वायर जो रहता है वो कंडक्टर होता है, कॉपर का बना होता है, तो इसमें बहुत सारे क्या रहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मैं इलेक्ट्रॉन्स का ही डायग्राम बना रहा हूँ, क्योंकि यही घूमते हैं। जो आपका न्यूक्लियस और एटम रहता है वो तो कहीं नहीं जाता अपनी जगह से। क्यों? क्योंकि बहुत हेवी रहता है, प्रोटॉन बहुत भारी होता है, किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 1837 टाइम्स। अगर इलेक्ट्रॉन अगर 1 किलो का है तो प्रोटॉन जो रहता है वो 1837 kg का रहता है, बहुत भारी होता है, इसलिए प्रोटॉन हिलता डुलता नहीं है, अपनी जगह पर ही रहता है। ठीक है, और भी दूसरा रीजन है, क्लास 12th में वो हम क्लियर करते हैं। तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के अंदर। अभी मैंने बताया कहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए, तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के अंदर। अब क्या होता है कि जब इस कंडक्टर से हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, बैटरी का है तो सेल, ठीक है, सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, इधर होता है आपका प्लस, इधर होता है माइनस। छोटा सा सेल देखा होगा आपने। प्लस और माइनस से मतलब ये है कि इस टर्मिनल पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारा, इस पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? तो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ से, ये यहाँ पे है लगा हुआ, ये बहुत सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लगा हुआ है। क्लियर है? अब क्या होता है इस कंडक्टर के अंदर, समझो ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा? अनलाइक चार्जेस हैं,
प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, ये सभी अट्रैक्ट होने के कारण इधर आएंगे। वहीं पर इलेक्ट्रॉन जो है ये इस नेगेटिव चार्ज से क्या होंगे, रिपेल होंगे। तो ये इसको इधर धक्का मार रहा है, प्लस इसको खींच रहा है, तो ये सब इस डायरेक्शन में चलने लगेंगे। क्लियर है? मीन्स फ्लो होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है तो किसका फ्लो होने लगेगा, चार्ज का फ्लो होने लग जाएगा। और जब ये चार्ज फ्लो होने लग जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आगे बात समझ में? तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज with respect to time is called electric current। तो डेफिनेशन आपको आ गई इलेक्ट्रिक करंट की। अब अगर रास्ते में हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया किसको, बल्ब को, तो ये इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो बल्ब को क्या कर देंगे, चालू कर देंगे। अगर ये निकल के जाएंगे फैन में से, फैन को रोटेट कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएंगे, धक्का मारेंगे। टीवी में गए तो टीवी को चालू कर देंगे। क्लियर है? तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? करंट का फ्लो होती है जब हम उसमें बैटरी लगाते हैं किसी भी कंडक्टर के, इसमें मीन्स इनके ऊपर एक फोर्स लगाने वाला हमारे पास क्या होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए। ठीक है? जब हमने ये बैटरी यहाँ से लगाई तो ये बहुत सारे प्लस इस बैटरी के टर्मिनल पे है, तो ये प्लस इन माइनस को अट्रैक्ट करेंगे, माइनस इस माइनस को या इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लग जाता है, और इस फ्लो को ही हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यही है इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या पर टाइम। तो करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से और टाइम को T से। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है I इक्वल्स टू Q बाई T। क्लियर है? एक और फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि Q इक्वल्स टू अभी पढ़ा हमने प्लस माइनस NE, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q की प्लेस पर NE पुट करूंगा तो प्लस माइनस NE बाई T, ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? अब चार्ज का भी फॉर्मूला ऐसे बना सकते हो, Q इक्वल्स टू IT। इस चैप्टर में आपको बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं। क्लियर है? तो ये हो जाती है हमारी इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर है? इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है? 12th में हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं तो ये स्केलर और वेक्टर दोनों में आती है, बट आपको समझने के लिए, नॉलेज के लिए, बस स्केलर क्वांटिटी ये समझ लीजिए आप। ओके? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को Q से और टाइम को T से, I इक्वल्स टू Q बाई T। यहाँ से एक और फॉर्मूला चार्ज का भी बना सकते हो, Q इक्वल्स टू IT या Q इक्वल्स टू NE जो होता है, हमने पिछले इसमें पढ़ा है वीडियो में, तो I का एक और फॉर्मूला बनता है NE बाई T। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या होगा, तो यूनिट कहाँ ले लें हम, यहाँ ले लें I इक्वल्स टू Q बाई T। Q चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम का होता है सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, कूलम पर सेकेंड। क्लियर है? तो ये इसका यूनिट हो जाता है। तो इतना आप लोगों को आना चाहिए। अब इससे रिलेटेड फिर हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं इस फॉर्मूले पर बेस्ड। ओके? तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप लोगों को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है? और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है? अब इस इलेक्ट्रिक करंट जिसका फॉर्मूला है I इक्वल्स टू Q बाई T, I इक्वल्स टू Q बाई T।
इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करने के लिए जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी का है, पेज नंबर 200 और एग्जाम्पल नंबर 12.1। ओके, तो क्या है ये क्वेश्चन? अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes। ठीक है, एक बल्ब है, ये बल्ब है, ये उसका फिलामेंट है। ठीक है, इसमें से करंट फ्लो हो रही है, कितनी फ्लो हो रही है? 0.5 एम्पियर की। ओके, कितने टाइम के लिए? तो 10 मिनट के लिए। क्लियर है? तो क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो हमें इसमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है, मीन्स क्यू निकालना है। क्लियर है? तो क्वेश्चन समझ लीजिए, एक बल्ब है, उसके फिलामेंट में से कितनी करंट फ्लो हो रही, मीन्स I = 0.5 एम्पियर फ्लो हो रहा है। कितने टाइम के लिए हो रहा है? T = 10 मिनट के लिए हो रहा है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? चार्ज Q की वैल्यू निकालनी है। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो इन तीनों में रिलेशन बताता है? तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, हमारे पास I गिवन है, हाँ है गिवन। ठीक है, टाइम T गिवन है, हाँ गिवन है। Q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो I = Q/T। Q निकालना है, इसलिए T को इधर पहुंचा दो, तो Q = क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। Q निकालना है, I की वैल्यू कितनी है? 0.5 एम्पियर। टाइम 10 मिनट दे के रखा है, पर ये मिनट जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट कैसा होता है? सेकंड होता है। तो इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा? 10 × 60। ठीक है, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, ये हो जाएगा कैंसल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 6 × 5 30 × 10, तो Q = कितना हो जाएगा? 300 कूलम। तो ये आंसर हो जाएगा चार्ज का। क्लियर है? तो आप लोगों को आना चाहिए। ऐसे आप इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल कीजिए। ओके, हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है उसको हम क्लियर करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक सर्किट पर हम आते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इसको डिफाइन पहले कर लेते हैं। द कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो, करंट कहाँ फ्लो होती है? तो आपके बल्ब में जाती है, फैन में जाती है, टीवी में जाती है। ओके, तो जैसे कि यहाँ से मैंने एक सेल लगा लिया, बैटरी लगा दी। अब बीच में मैंने एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक फैन भी लगा दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब अगर मैं इसमें करंट फ्लो करूंगा तो बल्ब चलेगा, फैन चलेगा। क्लियर है? तो ये करंट कब तक फ्लो होगी? जब तक ये सर्किट चालू है। अगर इसको मैं बंद कर दूं तो, यहाँ से हटा दूं तो क्या करंट फ्लो होगी? यहाँ से हटा दूं तो करंट फ्लो होगी? क्या नहीं होगी। क्लियर है? तो अगर आपका कोई भी पाथ है जिसमें क्या हो सकती है? करंट फ्लो हो सकती है। और वो पाथ कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस, मीन्स कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो एक तो कंटिन्यूअस होना चाहिए और क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। अगर कहीं से खुला रह गया, करंट फ्लो नहीं होगी। क्लियर है? तो द कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट।
ठीक है, पाथ क्यों कहा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक करंट किस में फ्लो होगी, कंडक्टर से ही फ्लो होगी, वायर से ही फ्लो होगी, ठीक है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। क्लियर है। इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा भी हो सकता है आपका, ये इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ से मैंने एक टीवी लगा दी इस तरीके से, यहाँ पर एक मैंने फैन लगा दिया, यहाँ पर एक मैंने बल्ब लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है, तो ये कैसा भी हो सकता है, कुल मिलाकर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है एमीटर। अभी मैंने बताया है कि करंट को हम मेजर कर सकते हैं, एक फॉर्मूला था I=Q/T, क्लियर है, और I=Q/T था, यूनिट भी था उसका, क्या था, कूलम पर सेकेंड, और इसको इकट्ठा भूल गया मैं थोड़ा सा बताना, इसको इकट्ठा करके हम लिख सकते हैं क्या, एम्पियर, ठीक है, तो इसका यूनिट एम्पियर भी होता है करंट का यूनिट, या तो आप बार बार कहो कूलम पर सेकेंड या फिर क्या कहो एम्पियर, जैसे कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, फोर्स का यूनिट F=A ma, फादर = मदर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इकट्ठा हम क्या लिखते थे, न्यूटन लिखते थे। क्लियर है। तो ऐसे कैसे करंट को आप तो लिखो या फिर कूलम पर सेकेंड या फिर इकट्ठा कह दो एम्पियर, ठीक है, तो इसका यूनिट दो होते हैं, कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। अब करंट को मेजर करना है तो कुछ तो डिवाइस होगी मेजर करने के लिए, जैसे मास को मेजर करने के लिए डिवाइस होती है, बैलेंस, फिजिकल बैलेंस होता है, हाइट को मेजर करने के लिए हमारा एक मीटर स्केल होता है। ऐसे कैसे करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है उसको हम क्या कहते हैं, एमीटर, ठीक है। अब एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, करंट को मेजर कर सकते हैं। किस में मेजर कर सकते हैं, माइक्रो एम्पियर में मेजर कर सकते हो, ठीक है, आप मिली एम्पियर में मेजर कर सकते हो या फिर एम्पियर में भी मेजर कर सकते हो, ठीक है। एमीटर अलग अलग टाइप के आते हैं, कुछ माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं, कुछ मिली एम्पियर में, कुछ एम्पियर में भी मेजर करते हैं। अब एमीटर डिवाइस है तो उसको हम स्कूल में इसको देखते भी हैं जनरली, ठीक है, प्रैक्टिकल करवाते हैं तो एमीटर आपको बिल्कुल दिखाया जाता है। अब जैसे एक सर्किट, ये बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा सर्किट है। अब हम चाहते हैं कि इसमें से कितनी करंट फ्लो हो रही है, हमें पता चले कितनी करंट पास होके जा रही है। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि इसको हम कैसे लगाएंगे, क्या एमीटर को ऐसा लगाएं, ऑप्शन नंबर ए, या फिर एमीटर को ऐसा लगाएं, ठीक है। वीडियो को रोककर आप आंसर लिख दीजिए ए या फिर बी में, ठीक है, अपनी अपनी ईमानदारी से कि ऑप्शन ए है या फिर बी सही है। एमीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, इसको हम कहते हैं पैरेलल और इसको हम कहते हैं सीरीज, मीन्स इस टाइप के कनेक्शन को हम कहते हैं कि पैरेलल कनेक्टेड है, बल्ब के पैरेलल, और इसको कहते हैं कि ये सीरीज में कनेक्ट है। तो आपको बताना है कि एमीटर कैसा कनेक्ट होता है, पैरेलल में या फिर सीरीज में। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, वीडियो को रोककर। अब मैं इसका आंसर आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे कनेक्ट होता है। तो एमीटर हमेशा कौन से इसमें कनेक्ट होता है, तो सीरीज में कनेक्ट होता है। क्यों सीरीज में होता है, तो अगर करंट को मेजर करना है तो जरूरी क्या है कि पूरी करंट उस डिवाइस में से निकल के जाए, तभी तो पता चलेगा, ठीक है। अगर ऐसा कनेक्ट कर दिया तो आई जो करंट आई है वो यहाँ से आधे इस भाग में चले जाएगी, आधे इस भाग में चले जाएगी। क्लियर है। अब करंट जो आ रही है इसको यहाँ से दो रास्ते मिल गए, एक ऊपर जाने का, एक सीधा जाने का, तो आधा इसमें इधर चले जाएगी, आधा ऊपर चले जाएगी। क्लियर है। तो इस कंडीशन में इसमें से इतनी जाएगी और इसमें से इतनी निकल के चले गई, तो क्या ये सही सही मेजर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी करंट इसमें से निकल के जानी चाहिए तभी तो मेजर करेगा। क्लियर है। तो हमेशा एमीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होता है कि पूरी की पूरी करंट इसमें से निकल के जाती है और पूरी पूरी निकल के जाती है, तो हम इसको पूरी मेजर कर लेते हैं। क्लियर है। तो एमीटर इज अ डिवाइस by which we can measure electric current and it is always
कनेक्टेड सीरीज इन एनी सर्किट। ओके, तो ये हो जाता है, हमने एक न्यूमेरिकल भी इसका कर लिया है। अब बात करते हैं हम करंट की डायरेक्शन का। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? तो अगर कोई सर्किट है, ये सर्किट हमने ले लिया इलेक्ट्रिक बल्ब वाला, यहाँ पे हमने सेल लगा दिया है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन हमेशा किसी भी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के साइड होती है। ठीक है, किधर से किधर? प्लस से माइनस। आ गई बात समझ में? ठीक है, किधर से किधर होती है? प्लस से माइनस, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के साइड। एक और डायरेक्शन समझिए, ये मैंने बैटरी लगाई थी, ये माइनस, ये यहाँ पे प्लस बहुत सारा चला गया था इसके थ्रू, और यहाँ पे माइनस, और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, मैंने बताया था आप लोगों को। अब जैसे बैटरी को हमने इसके साथ कनेक्ट किया, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा इधर इधर, और माइनस से ये रिपेल होकर इधर आएंगे। ये नेगेटिव चार्ज इसको धक्का मारेगा, ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इनका फ्लो इधर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। क्लियर है? पर अगर मैं करंट की डायरेक्शन बताऊँ तो किधर से किधर? प्लस से माइनस, इधर से इधर। करंट किधर फ्लो हो रही है? इधर से इधर। तो एक और डायरेक्शन बनती है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में किसका फ्लो होता है? करंट का फ्लो होता है। तो हम दो तरीके से करंट डायरेक्शन बता सकते हैं, तो बैटरी के प्लस से माइनस की साइड, और सेकेंड डायरेक्शन अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन के अपोजिट भी करंट का फ्लो होता है। क्लियर है? तो ये आज का हमारा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। करंट आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, क्योंकि प्लेस में एनी भी पुट कर सकता है, इक्वल्स टू क्यू एनी बाई टी। ओके, यहाँ से एक और चार्ज का फॉर्मूला आ जाता है, क्यू इक्वल्स टू आई टी। करंट का फॉर्मूला यूनिट क्या होता है? कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। ओके, इसके बाद में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। एमीटर क्या? ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है। ठीक है, और हमने ये पढ़ा करंट की डायरेक्शन क्या होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो ये सब आप लोगों को आना चाहिए। क्लियर है? ओके, थैंक यू।